नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में जो हमारा पेपर होगा वो होगा रियल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स को कितने पेपर में डिवाइड किया गया था, ये सारी चीज़ें आप लोग जान रहे हैं। वैसे ही बीएससी सेकेंड ईयर में मैथ्स को कितने पेपरों में डिवाइड किया गया है, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और कौन सा पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा पेपर हार्ड और कौन सा पेपर इजी होगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा आप लोग ऊपर सबसे। हेडिंग क्या लिख लीजिए पहले कॉपी में सबसे ऊपर पहले ही अपना बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड। और जो हम लोग पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, कितने पेपर में डिवाइड है और क्या क्या नाम है उनके। तो ये हमारा रहा मैथ्स। ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लीजिएगा अच्छे से फर्स्ट पेज पे अपने, और जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से पढ़िएगा। तो ये हमारा मैथ्स पेपर हो गया। इसको 3 पेपरों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 3 पेपर थे हम लोगों के। पहला होगा हमारा पेपर फर्स्ट, दिख रहा है सभी को। तो पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम जो है वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा। और पेपर सेकेंड जो है हमारा वो है हमारा रियल एनालिसिस। लिसिस। एंड पेपर थर्ड है पेपर थर्ड की बात करें तो जो हमारा पेपर थर्ड होगा होगा मैकेनिक्स। ठीक। अब बात करें कि जो हमारा मैथ्स पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा, तो जो हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है वो टोटल 150 मार्क्स का होगा, यानी 150 मार्क्स टोटल की बात करें तो। और यही 150 मार्क्स इन पेपरों में किस तरीके से डिवाइड है, तो हमारा जो पेपर फर्स्ट है लीनियर अलजेब्रा उसको, तो फर्स्ट पेपर के लिए 50 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और रियल एनालिसिस के लिए भी 50 मार्क्स। एंड मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें भी 50 मार्क्स ही हैं, मतलब इक्वल मार्क्स में सारे डिवाइड है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं किस तरीके से हमारा नंबर डिवाइड है। तो क्या सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स हमारा क्या होगा। बाद में आप लोगों को देखना पड़ता है कि पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा तो हो जाएगा। तो देखिए ग्रेजुएशन में आपका 33% अगर आप हैं प्लस तो आपको पास माना जाता है, और पर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। तो इंडिविजुअली पास नहीं होना होता है कि जैसे कि हम लीनियर अलजेब्रा में अलग से 30% लाएं, 33% प्लस, और रियल एनालिसिस में अलग से 33% प्लस लाएं, या मैकेनिक्स में 33 प्लस 30 मार्क्स लाएं तब हम पास होंगे, ऐसा नहीं है। तीनों पेपर मिलाकर आप 33% बना लेते हैं तो आप पास माने जाते हैं। यानी कि अगर टोटल बात की जाए तो अगर 150 टोटल मार्क्स हैं, 33% लगभग 50 या लगभग कहिए 51 नंबर, टोटल 51 नंबर अगर तीनों पेपर मिला के आप पा सकते हैं तो आप क्या कहे जाएंगे, मैथ सब्जेक्ट में आप पास हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पासिंग मार्क्स है। मार्क्स आप जैसे लीनियर अलजेब्रा में आप 0 मार्क्स पा गए, बाकी इन दोनों में अच्छा खासा 40-40 नंबर पा गए, यानी कि 80 मार्क्स होता है, यानी 51 से बड़ा है तो आप क्या हैं, पास हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में आपको देखनी ना पड़े कि पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसको 3 पेपरों में डिवाइड किया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि कौन सा पेपर इजी है, कौन सा थोड़ा हार्ड, मतलब इजी है कौन सा हार्ड है थोड़ा, कह सकते हैं, या मॉडरेट कह सकते हैं। तो अगर बात करें, आप अच्छा मार्क्स रियल एनालिसिस में अच्छे से पा सकते हैं और मैकेनिक्स में अच्छा खासा मार्क्स, और लीनियर अलजेब्रा में
भी पा सकते हैं यदि थोड़ी मेहनत कर दिए तो। देखिए लीनियर अलजेब्रा में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे थ्योरम पढ़ाए जाएंगे। बस हमें ये सीखना होगा कौन से थ्योरम छोड़ने हैं एग्जाम टाइम पे, रिवीजन के टाइम। मतलब कौन से थ्योरम्स हो गए, कौन से डिफिनीशन हो गए, उनको कम पढ़ना है, यानी कम रिवाइज करना है। और किसको ज़्यादा रिवाइज करना है, लीनियर अलजेब्रा में यही सीखना है। अगर आप ये सीख गए तो लीनियर अलजेब्रा में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और रियल एनालिसिस में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी ही है और कम पढ़ना भी है। तो रियल एनालिसिस में आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, लगभग 50 में 48, 50 में 50 भी पा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो। 45 प्लस अगर एवरेज बात करें स्टूडेंट की बात, तो 45 प्लस आप गेन कर सकते हैं रियल एनालिसिस में। और मैकेनिक्स में भी 45 प्लस गेन कर सकते हैं। और पूरी की बात की जाए तो 50 में 50 भी गेन कर सकते हैं, 50 में 50 मैकेनिक्स में भी गेन कर सकते हैं। रियल एनालिसिस में काफ़ी इजी टॉपिक है। मैकेनिक्स क्या है, प्रैक्टिस पे आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि मैकेनिक्स में सारे सवाल रहेंगे। और कोई भी सवाल की अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं या एक बार नहीं किए हैं तो एग्जाम में आप कतई नहीं कर पाएंगे, कितना भी चाह लें। अगर नया क्वेश्चन भी आ जाता है तब भी आप मैकेनिक्स में नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो रियल एनालिसिस काफ़ी इजी होगा, मैकेनिक्स भी आपका इजी होगा, थोड़ा लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा लेंदी होगा। यानी कि इजी है लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इन दोनों को मिला के आप जितना पढ़ेंगे उतना लीनियर अलजेब्रा अकेले पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आगे कौन सी चीज़ें आपको काम देंगी। जैसे कि आप एमएससी करना चाहेंगे आगे चल के, तो एंट्रेंस एग्जाम तो देंगे ही। जैसे कि हो गया आईआईटी जेम के थ्रू, अगर आईआईटी से आप एमएससी करना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप कर ही सकते हैं एमएससी, यहाँ का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो अलग से जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो यही रहेगा, फर्स्ट ईयर का आपका, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मिला के रहेगा। बाकी अगर आईआईटी जेम देते हैं तो रहता है यहीं से बेसिक चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुछ एडवांस रहती हैं। जैसे आईआईटी जेम का जब आप एग्जाम देंगे तो उन सारी चीज़ों के लिए तो आपका जो लीनियर अलजेब्रा होगा एंड रियल एनालिसिस होगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके आईआईटी जेम के लिए। बाकी मैकेनिक्स का आपका कोई भी रोल नहीं है आईआईटी जेम के लिए। तो आप लोग लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस ध्यानपूर्वक पढ़िएगा अगर आपको आगे एमएससी करना है आईआईटी जेम दे करके आईआईटी से। तो बाकी मैकेनिक्स का यहीं बीएससी सेकेंड ईयर में ही रोल है, केवल आप जितना मार्क्स गेन कर पाए वही है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम में शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछ भी लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो वो सारी होती हैं कि अगर यहाँ का आपको इंटरेस्ट देना है तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और लास्ट में भी रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर का। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे अपने मेन टॉपिक रियल एनालिसिस पे। तो अब अपना लगाइएगा पेपर सेकेंड रियल एनालिसिस और उसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। तो जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा पेपर पेपर सेकेंड, ठीक, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लीजिए रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में जो यूनिट है उसको पहले सारी चीज़ें समझ लीजिए, आप लोगों को बता दे रहे हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। पढ़ना कैसे, सारी चीज़ें सीखते चलिए, क्योंकि कोई बताएगा नहीं कैसे पढ़ना है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। 4 टॉपिक तो सभी लोग पढ़ा देंगे। 5 तो जो हमारा रियल एनालिसिस है 5 यूनिटों में डिवाइड है और सारे यूनिट के जो मार्क्स आने हैं पेपर में, एग्जाम आने हैं, वो 10-10 मार्क्स से आने हैं। ये श्योर है कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा पर यूनिट से, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई से भी यूनिट छोड़ देते हैं तो आप मतलब 10 मार्क्स छोड़ देते हैं। जैसे बहुत से लोग सोचे कि हम 4 ही यूनिट कवर करते हैं अपना और 5वीं यूनिट छोड़ देते हैं और वो 50 मार्क्स में से 45 मार्क्स आ जाए, तो असंभव है, क्योंकि सभी यूनिट से 10 मार्क्स के पेपर आने ही आने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सभी यूनिट पढ़ने हैं, पाँचों के पाँचों। एक भी अगर यूनिट आप मिस करते हैं तो आप 10 मार्क्स मिक्स कर देंगे अपने। तो आपको पढ़ना कैसे है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3। तो ये 3 यूनिट होंगे शुरू के, स्टार्टिंग के, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट होंगे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिवीजन इन्हीं को करना है और सबसे ज़्यादा समय इन्हीं 3 यूनिट को देना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से 30 मार्क्स श्योर हो जाता है। बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है कि हमें 5 यूनिट कवर करना है। जब एग्जाम टाइम आएगा आपको
तो जो पढ़े रहेंगे उसको तो पढ़े रहना ही है, लेकिन एग्जाम टाइम जैसे ही आएगा तो इन 2 यूनिट को लगभग 10 से 15 दिन जब बचेंगे आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स में, तब आप इसको पढ़िएगा सेकेंड यूनिट को। लेक्चर पूरा लीजिएगा, नोट्स पूरा बनाइएगा। रिवीजन जो करना है लास्ट के 15 दिनों में इन 2 यूनिट को करना है, ताकि ये नया रहेगा आपको और तुरंत पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में इसको कर पाएंगे। लेकिन रिवीजन इन पर बहुत ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें भूलती जाती हैं, पीछे की चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स लाना है तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। समझ में आ गया कैसे पढ़ना है? चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। जो हम लोगों का मेन टॉपिक है रियल एनालिसिस। तो जो यूनिट नंबर 1 है हमारा वो है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। यानी कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कहने का मतलब कि अब जो भी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो टर्म्स होंगे वो इनफाइनिटी में नहीं होंगे, मतलब उसमें एक दो टर्म्स नहीं होंगे। जैसे आप 50 टर्म हो जाए, 60 टर्म हो जाए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या होता था उसमें 2 4 6 8 10 ऐसे करके, मानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता था वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था। इसमें मतलब +2 जोड़ दें, इसके आगे भी +2 ही जोड़ दें, इसके आगे +2 जोड़ें, इस तरीके से चलता था। तो क्या होता था कि इसमें नंबर फिक्स भी होते थे कि हम यहाँ तक आके इंड कर दें अपना 12 तक। तो इंड हो गया यहाँ तक, कितने टर्म्स में, 1 2 3 4 5 6, इतने ही टर्म्स आपके हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए चलिए बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। तो इतने टर्म्स हैं, तो मतलब कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगे, इसके आगे भी टर्म्स चलते चले जाएंगे, आप बता नहीं सकते कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हाँ, तो क्या होता था कि जब निश्चित टर्म हो जाते हैं तो हम इसको ऐड करके बता सकते हैं कि कितने, मतलब इसका सम क्या आएगा। अगर इसका सम निकालना चाहें ऐसे, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ऐसे करके इसका सम निकालना चाहे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, जो भी आएगी यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। मान लीजिए कोई एक्स वैल्यू आ गई यहाँ पे। लेकिन जैसे ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, तब आप इसका सम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसका जो टर्म सम आएगा वो कितना आएगा। क्लियर है सबको? तो इसका आप एग्जैक्ट सम नहीं बता सकते हम इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स थे। आप जैसे 100 टर्म्स को जोड़े, 1000 टर्म्स को जोड़े, उसके आगे भी टर्म्स हैं, आप जोड़ते जाइए, वो खत्म ही नहीं होगा। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसका सम अब क्या आने वाला है। तो उसी को लेकर जो बात किया जाता है यहाँ पर कन्वर्जेंट। सम तो नहीं बता सकते कि कितना आएगा, लेकिन अगर इसको ऐड किया जाए तो किस नंबर की ओर जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो उसी को कहा जाता है कन्वर्जेंट, कि कहाँ पर कन्वर्ज किया जा रहा है। कन्वर्जेंट की चर्चा करेंगे यहाँ पर, या कन्वर्जेंस की बात करेंगे, ठीक। तो कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनफाइनाइट सीरीज में यही सारी चीजें चलेंगी। क्लियर है सबको? जहाँ नहीं समझ में आएगा अभी सारी चीजें समझा देंगे, ये तो थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए, ऊपर से ओवरव्यू। तो उस कन्वर्जेंट निकालने के लिए, डाइवर्जेंट निकालने के लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर लिमिट अगर निकालना आप नहीं सीखे हैं तो ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही सीख लेंगे थोड़ा सा 1-2 लेक्चर में कि लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, 1-2 सवाल कर लेंगे उस पर। उसके बाद अब हम अपने मेन टॉपिक यूनिट नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए सीख लेते हैं कि लिमिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, सम हेडिंग लगा के, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक, इसी के अंदर का सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिमिट होता क्या है। जैसे ही लिमिट की बात की जाएगी तो किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द बात की जाती है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट क्या लिए हम, एक x = 1 ले लिए। तो जैसे ही हम लोग लिमिट की बात करेंगे तो इस पॉइंट 1 के जस्ट इसके अगल बगल की बात करेंगे, ना कि यहाँ की बात करेंगे। यहाँ पे किसी, जब भी लिमिट की बात की जाती है किसी भी पॉइंट के
आस पड़ोस में बात की जाती है, ठीक। और लिमिट की जैसे ही बात करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना आप लोग जानते हैं, तो इस पॉइंट पे आने के दो रास्ते हैं, या तो हम इधर से आ सकते हैं या तो इधर से आ सकते हैं, यही दो रास्ते हैं। 2D में बात की जा रही है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो हमें दो रास्ते हैं हमें आने के इस पॉइंट पे, तो हम या लेफ्ट से आ सकते हैं या राइट से आ सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति था और धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो पॉइंट है x=1, उस पॉइंट पे कोई भी व्यक्ति आ नहीं पा रहा है, जस्ट इसके नजदीक पहुंच पा रहा है, जस्ट इसके नजदीक, जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक। उसी को कहा जाता है लिमिट। और लिमिट जब भी निकालते हैं तो एक नेबरहुड की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं, अगर पड़ोस की बात की जाएंगे तो इसी को हम जूम करके बना रहे हैं। मान लीजिए इसके जो जस्ट नजदीक वाला पॉइंट था, हम उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे अब, और उसका जो लेंथ है हम कह दे रहे हैं वो क्या है, एच है, या एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, जो कि स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो है। जब भी हम एच लेते हैं उसको जीरो से केवल थोड़ा सा बड़ा, यानी एच की वैल्यू की बात की जाए लगभग, तो 0.0000, जितना आप लगा पाए, 1 करोड़ 1 लाख, जितना लगा पाए उतना छोटा, जितना छोटा आप ले पाए एच को, लेकिन जो हमारा एच हो जीरो से बड़ा ही हो, न कि जीरो हो। तो हम एच को इस तरीके से लेते हैं। तो मान ले रहे हैं हम कि एच है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू हमारा ए। अब एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं ए, तो इसमें एच जोड़ेंगे तो ए प्लस एच होगा, और एच घटाएंगे तो ए माइनस एच होगा। तो ये जो बना हमारा ए, इसका रीजन, इसी को हम लोग कहते हैं, ये क्या है, पॉइंट ए का क्या है, नेबरहुड। तो जब भी कोई भी चर्चा की जाती है, कंटिन्यूटी की चर्चा की जाती है, तो हम किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में चर्चा करते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो नेबरहुड के बारे में आप लोग समझते होंगे कि नेबरहुड क्या होता है, उसके पास का रीजन। समझ में आ गया सभी को। एक ऐसा हम लोग क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग एप्सिलॉन पढ़े होंगे, एप्सिलॉन मच मच ग्रेट स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से थोड़ा सा केवल बड़ा, हम लोग क्या लेते थे, एप्सिलॉन लेते थे। वही यहाँ पर एच से डिनोट कर दिया गया है। समझ में आ रहा है, सारी चीजें नोटेशन है, तो ये सारी चीजें समझते रहिए कि लिमिट क्या होता है। तो हम लोग जब लेफ्ट से जाते हैं तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जब राइट से आते हैं तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्लियर है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि लिमिट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन रहता होता है, और राइट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन होता है। एच पर बहुत ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन पे बहुत ध्यान रखिएगा कि एच कैसा लिया जा रहा है। जीरो तो नहीं है, पॉजिटिव एक क्वांटिटी है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं एच के बारे में, तो एच को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि एच हमारा कैसा लिया गया है। जो हमारा ए है, पॉइंट माइनस में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर यही बात करें कि एच की, तो एच हमारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि लिमिट हमारा डिफाइन कैसे है। तो चलिए लिखिए, वी डिफाइन फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x=a पे। हम एक पॉइंट ले रहे हैं, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, x=a पे। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन होगा, होगा लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे बात करेंगे उसको लिखेंगे। अगर लेफ्ट से जा रहे हैं, लेफ्ट ही लिमिट निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है x=a, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब ये पॉइंट ए की ओर किस तरफ से बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से, तो इधर बढ़ रहे हैं, लेफ्ट की साइड से। अगर उसी को जूम करके दिखाया जाए एच लेके, तो हमारा x=a है। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा आप लोग। और मान ले रहे हैं इसी को जूम करके, मतलब ये वाली जो पॉइंट है इसके जस्ट नजदीक वाली, हमने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लगाया और उसकी मदद से हमने इसको क्या किया, जूम किया। तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लगा, ए माइनस एच। कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी घटाएंगे तो कुछ कम होगा एक्स ए से, और इसमें कुछ ऐड करेंगे तो क्या होगा, आगे चला जाएगा पॉइंट, तो ए प्लस एच ए। क्लियर। तो जब हम पॉइंट ए पे किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस लगाया जाता है साइन। इस माइनस जैसे ही इसके ऊपर लगाते हैं, इसका यही केवल नोटेशन है कि हम किधर से बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से बढ़ रहे हैं, इसका और इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, और जो हमारा फंक्शन रहेगा एफ एक्स, उसको लिख लेंगे एफ एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। किसका निकालते हैं, किसी फंक्शन का। कहाँ निकालते हैं, किसी पॉइंट के लिए निकालते हैं, उसके आसपास में, ठीक। तो ये हमारा हो गया लिमिट। अब इसी को लिखा जाता है, अगर लिखना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग चेंज करके, लिमिट। देखिए जो हमारा एक्स टेंड कर रहा है ए पे, अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे एच, अब एच टेंड करेंगे जीरो पे। एच अब हमारा कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। तो हमारे फंक्शन के अंदर जो एक्स है, एक्स चेंज हो जाएगा। एक्स की जब हम लोग लिखेंगे, अब जो हमारा एक्स है,
एक्स किसी पॉइंट का था तो अब वो पॉइंट लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, अगर लेफ्ट से जा रहे हैं तो ए माइनस एच। अब यहाँ से यहाँ जैसे आए हैं, इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उसको हम समझा देते हैं। जैसे ए हमारा पॉइंट है ए, क्लियर है। अब हम कह रहे हैं जो हमारा ए है, यहाँ से समझ लीजिए, जैसे हम कहें ए माइनस एच, ए के बराबर कब होगा। देखिए एच टेंस टू जीरो यहाँ क्यों लिखा गया, इसका मतलब आपको समझा रहे हो यहाँ ए माइनस एच क्यों लिखा गया। अगर हम पूछे ए माइनस एच की वैल्यू ए के बराबर कब होगी, बताइए। जब हमारा एच कहाँ जाए, जीरो हो जाए, एग्जैक्ट जीरो हो जाए, तब हमारा ए कहाँ हो जाएगा, ए पे। यही एक्स है, अगर एक्स इक्वल टू दूसरा एक्स ले रहे हैं ना, वही एक्स ले रहे हैं ए माइनस एच। अगर कहें कि हमारा एक्स कहाँ पहुंच जाए, ए माइनस की ओर, यानी एग्जैक्ट ए तो ना हो, लेकिन ए के नजदीक किधर से पहुंचे, लेफ्ट से, क्लियर है, यानी ए से छोटा हो। तो ए से छोटा कब होगा, जब हमारा एच कहाँ पर पहुंच जाए, नजदीक किसकी ओर बढ़ जाए, जब हमारा एच कहाँ चला जाए, जीरो की ओर। जैसे जैसे हमारा एच जितना ही कम होता चला जाएगा, जितना कम कर पाए उतना कम कर देंगे, तो जो हमारा एक्स है वो कहाँ की ओर बढ़ जाएगा, ए की ओर बढ़ जाएगा। जितना कम क्वांटिटी घटाएंगे उतना ही हमारा ए बचेगा। क्लियर है सबको। जैसे एक डायग्राम बनाए, मान लीजिए ए इतना लेंथ है ए का, ठीक। अब ए हमारा क्या है, ए पूरा ए है, ठीक। और ए हमारा मान लीजिए, सॉरी, ए है, और मान लीजिए यहाँ से ए जो जस्ट इसके बगल है वो ए माइनस एच है। हम कहें कि ए माइनस एच कब ए की ओर टेंस्ट कर जाएगा, यानी कि ये एक्स है, एक्स कब हमारा ए की ओर बढ़ेगा, जब हम एच को क्या करेंगे, कम करते चले जाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए जूम करके बना रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके नज़दीक हम इतना ले रहे हैं अब, ए माइनस एच, ताकि आपको समझ में आए। तो ए माइनस एच इस तरीके से लेंगे, तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारा ए माइनस एच है इतना है। तो जैसे जैसे एच को कम करेंगे, ये वाला लेंथ, तो देखिए ए माइनस एच का रीजन है, तो जैसे जैसे एच को कम करेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ता चला आएगा इधर की ओर, यहाँ तक था। अब ये जैसे जैसे एच को कम करेंगे तो घटाएंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी क्वांटिटी। जैसे लिखा है 3.0.01, तो इसको जैसे घटाएंगे हम इसमें से, 3 में से 0.01, तो कुछ क्वांटिटी आएगी यहाँ पर, लगभग आएगी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 99 ना, इस तरीके से आएगा। अगर 3 में से यही घटाए 0.0001 घटाएं, तब ये वैल्यू क्या आएगी, 2.999 एंड 9, इस तरीके से आएगा। तो ये वाली क्वांटिटी देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इधर वाली क्वांटिटी घट रही है, इधर वाली क्वांटिटी क्या हो रही है, ये कहाँ की ओर बढ़ रहा है, 3 की ओर, देखो बढ़ रहा है। पहले 2.99 था, अब क्या होगा, 2.9999 हो गया, यानी ये क्वांटिटी बढ़ के 3 की ओर पहुंचना चाह रही है। तो वही कह रहे हैं, जितना एच आप छोटा रखेंगे, यानी एच को अगर हम 0 पे पहुंचा दें, तो जो हमारा ए माइनस एच है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ए पर। तो वही यहाँ पर कहा गया है। जैसे हमने एक्स को ए पर पहले भेज रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वहां पर लिमिट चेंज कर दे रहे हैं, एच को 0 की ओर टेंस्ट करेंगे तो ए माइनस एच हमारा हो जाएगा एक्स की जगह। समझ में आ गया सभी को। चलिए, जहां ना समझ में आया करे बता दिया करिए, बाकी डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाइए। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। 1 मिनट रुके रहिए। ये अब देखते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है कि लेफ्ट लिमिट किस तरीके से अपना डिफाइंड है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई, अब चलते देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो सेकेंड लगाइएगा, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पी। इसको भी लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, लिखते हैं लिमिट, अब किधर से आएंगे, इस पॉइंट पे राइट की ओर से बढ़ेंगे, ठीक। तो राइट की ओर से बढ़ेंगे इस पॉइंट पे, तो इसके लिए लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, एक्स स्टैंड होगा कहाँ पर, ए प्लस। ये केवल इतना डिनोट कर रहा है कि आप राइट से आ रहे हैं कि लेफ्ट से, यानी कि एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर इसी को लिखना होगा, तो इसी को चेंज करेंगे, लिमिट यहाँ पर एच है, टेंस कहाँ करेगा, 0 पर, और जो हमारा ए है क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, सॉरी, ए प्लस एच। क्लियर हो गया ना कि ए प्लस एच क्यों लिखा गया, क्योंकि अब राइट से। इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा था एक्स इक्वल टू ए, अब ये हमारा होगा ए प्लस एच। अगर एच को हम कहाँ करें, 0 की ओर बढ़ाएं, तो ए जो हमारा ये क्वांटिटी है बढ़ते बढ़ते कहाँ चला आएगा, ये क्वांटिटी इस पे ही आ जाएगा, तो यानी एच हमारा कहाँ टेंस करेगा, 0 की ओर, और पॉजिटिव साइड पॉजिटिव तो हमारा एच रहेगा ही, और ए हमारा कहाँ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पे। जबकि इधर से जब हम लोग आ रहे थे, ए माइनस एच था, तो एच को जब 0 की ओर कर रहे थे, तो ए वाला पॉइंट किधर की ओर खिसक रहा है, जैसे जैसे एच को हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, तो ए वाला जो हमारा पॉइंट था, ए माइनस एच किधर की ओर बढ़ रहा था, एक्स इक्वल टू ए पे बढ़ रहा था। और ए प्लस एच जैसे जैसे इसको कम करेंगे,
छोटी क्वांटिटी जो ऐड करते चले जाएंगे तो करते करते कहाँ पर आ जाएगी, x इक्वल टू ए पे। समझ में आ गया सभी को? तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। समझ में आया सभी को? अब चलिए देखते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, तो इसको कैपिटल A1 से लिख लीजिएगा। अब सेकेंड देखते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। लिखिए लिमिट एग्जिस्ट कब हमारा लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखिए द लिमिट ऑफ फंक्शन, द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू ए पे। किसी पॉइंट ए पे कब हमारा किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, उसको लिखिए इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट एट किसका लेफ्ट हैंड लिमिट एट राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए पे। जिस पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या डिफाइन है बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर a प्लस एच। इस तरीके अगर हमें मिलता है, और जो इसकी वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, क्वांटिटी जो आनी चाहिए, यहाँ पर आगे लिखिएगा फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि क्या हो कि इनफाइनाइट आ जाए एट x इक्वल टू ए पे। ऐसा हो गया कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और इनफाइनाइट आ जाए, और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए और तब भी इनफाइनाइट आ जाए, तब कह दीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो ऐसा करता ही नहीं है। आप लोग जानते हैं कि दो इन्फिनिटी कभी भी इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करेंगे तब भी वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में से माइनस इन्फिनिटी करेंगे तब भी वो इन्फिनिटी होगा। ये सारी चीज़ें जान रहे हैं। तो दो इन्फिनिटी जरूरी नहीं है कि सेम हो, दोनों इन्फिनिटी अलग अलग हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर इनफाइनाइट आता है तब उस केस में लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, जैसे आ गया 10, 20, 1000, 2000, कुछ भी क्वांटिटी आए लेकिन फाइनाइट है। तो ये हमारा लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट देखेंगे कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पे। तो लिखिए a function f(x) is continuous at x equal to a पे if क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू ए पे। यानी पॉइंट ए पर ही जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग चर्चा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लिमिट क्या होता है और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे ही लिमिट की बात की जाती है तो ये जो हमारा पॉइंट ए है x इक्वल टू ए, इसके जस्ट बगल में हम आते हैं, इसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, पॉइंट ए पे जाना चाहते हैं, ना कि ए पे चले गए, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक। लेकिन जैसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू ही हो जाती है, हम उसी पॉइंट ए पर जाके क्या हो रहा है, एग्जैक्ट खड़े हो जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट की ही बात कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी कहें कि 2 x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन अगर यहीं पर हम कहें कि 1.999999 डॉट डॉट करके 9, तो ये जो वैल्यू है वो 2 के तो जस्ट नज़दीक ही है, ये 2 के इक्वल ही है, तो हम इसको डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते ना कि ये 2 के बराबर है, हम कहेंगे नियरली इक्वल टू क्या है, ये 2 के बराबर है। क्लियर है सबको? तो ये क्या कर रहा है, 2 की ओर बढ़ना चाह रहा है, इसकी वैल्यू जितना भी आप बढ़ाते चले जाएंगे 2 की ओर जाएगा, ना कि 2 हो जाएगा। तो इसको जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा 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 बढ़ाएंगे तो 2 की ओर नजदीक करेगा, तो हम कहेंगे ये 2 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इसकी लिमिटेशन कहाँ है, 2 की ओर जाना चाह रहा है।
ऐसे ही राइट से अगर इसको करना चाहेंगे, जैसे 3 है 3 है, अगर 3 को भी लिखना चाहें तो 3.0000 डॉट डॉट अगर लिखें 01 इस तरीके से, सॉरी 2 पॉइंट करके ना 2 के लिए ले रहे हैं तो 2.000000 डॉट डॉट करके 0 करके 01 लिखते हैं। तो ये भी कहाँ पढ़ रहा है, 2 के ही ओर पढ़ रहा है, तो ऐसे को भी हम कह सकते हैं नियरली इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है और ये जो वैल्यू क्या कर रहा है 2 की ओर बढ़ रहा है, इन दोनों में फर्क है। तो इस ये वाली जो क्वांटिटी हमारी दिखाती है वो लिमिटेशन को दिखाती है, लिमिट को दिखाती है, जबकि ये हमारी क्या दिखाती है, उसी एग्जैक्ट पॉइंट को दिखाती है। तो इस सारी चीज़ों को समझिए, क्लियर है। चलिए, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देख लिया हमने, देखा कि फंक्शन कब हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो या इसी को एग्जैक्ट लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसी की लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, यानी एक्स की हम ए पुट कर दें डायरेक्ट, तो जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आई है वो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, मिटा दें। चलिए, ये सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बस जब आप निकालेंगे कि डाइवर्जेंट है कि नहीं हमारा सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें यूज होंगी वहाँ पर। इसका तो यूज हर जगह होगा, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर दे रहे हैं, बाकी आप ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में पढ़ रखे हैं। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 सवाल देखेंगे ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 करके लिखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल 01। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे लिखिए, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है जो हमको, लेट एफ एक्स बी डिफाइन, जो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू, जो हमारा एफ एक्स डिफाइंड है वो किस तरीके से डिफाइन है उसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है 2x² माइनस 1, और कब कह रहा है, जब हमारा x क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू 1, और दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पर क्या है 4x प्लस 3, कब, जब हमारा x इज ग्रेटर देन 1। इसको अब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमको यही समझाना है कि ये कैसे लिखा गया है, बहुत लोगों के नहीं समझ में आता है कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसा और ऐसा कैसे लिख दिया गया। देखिए, इसका कहने का मतलब है, इस रियल लाइन नंबर पे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम कहें कि x इक्वल टू, ये हमारा रियल लाइन नंबर है, मान लीजिए ऐसे इस तरीके से, तो कहा जा रहा है जो हमारा x है, एफ एक्स की वैल्यू की बात की जा रही है, ये दोनों वैल्यू किसके हैं, एफ एक्स के ही हैं। जैसे आपसे कहा जाए, अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए काम कर रहा है, ड्यूरेशन आपका दिया गया है। अगर कहा जाए कोई व्यक्ति 2 आवर्स काम करता है तो उसको हम 100 रुपये देंगे। कितने रुपए देंगे, 100 रुपये। तो सैलरी उसकी कितनी हो गई, 100 रुपये। कितने आवर की, 2 आवर की। हम कह रहे हैं कि अगर उसको 4 आवर वो काम करता है उसको हम देंगे 200, उसकी सैलरी कितनी देंगे, सैलरी 2 आवर। तो किसकी सैलरी है, राम की ही है। मतलब एक व्यक्ति हम चूज किए जो कि राम है, वो काम करता है 2 आवर काम करता है, उसको 100 रुपये देते हैं। 4 आवर काम करता है उसको हम 200 रुपये देते हैं। हमने कहा कि अगर वो 5 आवर काम करता है तो उसको हम 1000 देंगे। अब उसकी सैलरी इंक्रीज करते चले जा रहे हैं जितना ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से, तो इसी को अगर दिखाना हो किसी की सैलरी, तो यहाँ लिखिए सैलरी कितना, राम की है तो राम की सैलरी लिखेंगे, और इसी को दिखाना हो इस तरीके से, कब देंगे हम 100 रुपये, यानी उसकी सैलरी कितनी होगी, 100 रुपये। कब होगी, जब कितना काम करेगा, 2 आवर। क्लियर। और उसको हम कितना देंगे, 200 देंगे। कब देंगे, जब वो काम करेगा 4 आवर। और 1000 कब देंगे, 1000 उसको हम कब देंगे बताइए, जब वो काम करेगा 5 आवर। तो ये कुछ और नहीं है, एक ही व्यक्ति की सैलरी है, लेकिन इसको हमने डिवाइड कर दिया। कैसे, जब वो 2 आवर्स काम कर रहा था तो कितनी सैलरी थी, 4 आवर्स था तो कितनी सैलरी देंगे, 5 आवर था तो कितनी सैलरी देंगे, उसी की बात की जा रही है। ठीक इसी प्रकार एफ एक्स में जो हमारा एक्स है, जो फंक्शन होता है किस पर डिपेंड होता है, जो हमारा इसके अंदर एक्स होता है। तो जो हमारा एक्स है, तो ये वैल्यू एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी निकल के, वो डिपेंड करेगा एक्स पे। तो वही कह रहा है कि जब हमारा एक्स की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 है, कह रहा है जब हमारी एक्स की वैल्यू या तो एग्जैक्ट 2 हो जाए और या उससे छोटी हो, छोटी यानी किस साइड, यानी इधर चले आए, तब जो वैल्यू आएगी फंक्शन की एफ एक्स की, वो किसकी ओर रखेंगे, 2x² माइनस 1 के
बराबर आएगी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिल के आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, एफ एक्स की ही आएगी, ना कि अलग से। जब बहुत लंबे हैं 4x+3 में क्यों रख दे, ऐसा नहीं रखना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब एक्स क्या हो, एक्स से छोटा हो या 1 के बराबर है, एक्स किसके बराबर हो, 1 के बराबर है, उससे छोटा हो, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है। तो उसकी जो सैलरी निर्धारित, मान लो एक तरफ सैलरी ही समझिए, तो ये वाली सैलरी दी जाएगी। जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो जाए तब ये वाली सैलरी दी जाएगी। यानी ये फंक्शन हमारा क्या है, सैलरी समझ लीजिए। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी ये वाली आएगी। और जैसे ही हम एक्स से बड़े चले जाएंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, एफ एक्स इक्वल टू 4x+3। तब फंक्शन की जो वैल्यू आई, एफ एक्स की ही वैल्यू जो आएगी वो इतनी आएगी। समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से डिवाइड किया गया। मिटाए ना, जहां ना समझ में आया करे आप थोड़ा एग्जाम्पल ले ले, समझेंगे ना तो समझ में आएगा, किसी चीज से कनेक्ट करके। तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी। अब हमें निकालना है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। नंबर 1, डज लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1 पे। सेकेंड पूछा है इसमें, इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितने पर, वो भी एक्स इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूअस की बात भी करेंगे, इसको भी चर्चा करेंगे, दोनों चीज़ें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला निकालते हैं हम लोग। और ध्यानपूर्वक देखिए सॉल्यूशन लिखने का तरीका, नहीं तो मार्क्स कम आते हैं बहुत लोगों के एग्जाम में। कहते हैं कि हमने सारी चीज़ें लिखी थी लेकिन हमारे मार्क्स काट लिए गए हैं। तो क्यों काट लिए गए हैं, वही लिखने का रीजन रहता है कि कैसे आप लोग लिख रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए सोल्यूशन इसका लिखते हैं। तो सोल्यूशन डालिए यहाँ पर। तो सबसे लिखेंगे पहले जो हमें दिया है उसको लिखेंगे, गिवन दैट। राइटिंग में कोई समस्या होगी समझने में तो बताइएगा। क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया था, उसी को लिखेंगे सबसे पहले, 2x² -1। कब, जब हमारा x क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1। और दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, 4x+3। कब, जब हमारा x क्या है, ग्रेटर देन 1। जब भी लिमिट निकालें सबसे पहले एक लाइन खींचे और जो इस पॉइंट के लिए चर्चा करेंगे उस पॉइंट को लिख लेंगे, x इक्वल टू a इक्वल टू 1, ताकि आपको समझ में आए। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है अगर x इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिखें, तो a लिख दे रहे हैं जाके आपको समझ में आए। ठीक, तो अब हम ले रहे हैं एक एच ले लीजिए अपना, जो से हम लोग लिए थे एच मच स्लाइटली ग्रेटर देन 0, 0 से थोड़ा सा बड़ा। इसमें घटाएंगे ए में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी तो छोटी आएगी, और बड़ी क्वांटिटी हमारी अगर कुछ ऐड करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी तो a+h हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा हो गया। क्लियर? तो लेफ्ट की बात करें तो हमारा होगा लेफ्ट हैंड, इधर से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। a -h कहाँ है, इसके जस्ट नजदीक में, इसको जूम करके बनाया गया है इतनी दूरी पे, ध्यान रखिएगा। नहीं कि हम इतना दूर बना दिए थे इतनी बड़ी कैसे हो गई, एच की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू दिखाती है ये रीजन एच को ही डिनोट करते हैं। ठीक, कितना क्वांटिटी है ये, इसको ध्यान में रखिए। ये हमारा x इक्वल टू a इक्वल टू 1 है। क्लियर, समझ में आ रही है सभी को? चलिए अब देखिए, इधर जब हम आएंगे यहाँ से तो यहाँ बनाइएगा पॉइंट, इसको लेना है 1 को इंक्लूड करना है। तो इधर जब बढ़ेंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो हमारी ये होगी एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1। देखिए गलत क्वेश्चन के चांसेस कब कम हो जाते हैं, मतलब कम से कम मिस्टेक होंगे जब आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लेंगे। और यहाँ पर सर्किल बनाइएगा और इस तरीके बनाइए, क्योंकि 1 अब इंक्लूड नहीं करना है, 1 से बढ़ा लेना है। तब हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आई थी क्या आई है हमारी, 4x+3। और इसी पॉइंट पे अगर फंक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है सर्कल बना के, स्पॉट बना के। यानी जब x इक्वल टू 1 होगा तभी हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। इस पॉइंट पे अगर बात करें एफ एक्स क्या होगा हमारा, तो एफ एक्स जो इस पॉइंट पे होगा वो भी होगा 2x² -1 ही होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब निकालते हैं नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x कहाँ टेंड करे, a की जगह क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहे तो माइनस एफ ऑफ x। क्लियर है सबको? तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट x जब क्या करेंगे h रखेंगे और h को कहाँ ले जाएंगे 0 की ओर, एफ a -h करते हैं तो a की जगह क्या है हमारा 1 -h। चलिए अब हमारा कौन सा फंक्शन लेना है, एफ एक्स कौन सा हमारा लेना है। देखिए 1 -h है तो 1 से छोटी क्वांटिटी आएंगे तो कहाँ आना पड़ेगा, 1 से छोटा किधर मिलेगा बताइए। इस साइड आएंगे तो 1 से छोटा होगा कि इस साइड, इस साइड जैसे आएंगे, मान लीजिए इधर नजदीक में आ रहे हैं,
ए माइनस एच, तो हमारा ए वाला रीजन आ रहा है, इस वाले रीजन में कौन सा फंक्शन है, 2x² माइनस 1, यानी एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 2x² माइनस 1 इस केस में। तो एक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 1 माइनस एच, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो 2 1 माइनस एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1, तो यही वैल्यू आप रखेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती है आपको ताकि मिस्टेक ना हो, बाकी उसके बाद आप लोग कर सकते हैं इजीली। बहुत लोगों को आ रहा होगा, सोच रहे होंगे क्या ही बता रहे हैं सारी छोटी छोटी चीज़ें, इस चीज़ों को ध्यान रखें। हम चाहे तो यहाँ डायरेक्ट रख सकते थे 1 माइनस एच, इसमें 1 माइनस एच एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एच एक्स के ही जगह पर रखना है। और कभी भी लिमिट निकाली जाती है तो पहले ही एच की वैल्यू पुट नहीं कर दी जाती है, तब तक हम लोग एच की वैल्यू पुट नहीं करेंगे 0, जब तक कि हम इस अंदर वाली क्वांटिटी को एकदम सॉल्व ना कर ले, यानी उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तब हम क्या करेंगे इसको पुट करेंगे। यहाँ से निकालेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर आप पहले पुट कर देते हैं इसकी गलत आंसर गलत भी आ सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें, जगह नहीं है तो इधर लिख लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ आएगा हमारा 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, यही है। चलिए ठीक, 2h है ना, माइनस 2h प्लस 2h स्क्वायर। चलिए वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 हमारा रहेगा ही, माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2h इंटू 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 यानी कि 1। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के क्या आई, वो आ गई 1। अब हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ भी लिख लीजिएगा, जहाँ वहाँ पर हमने नहीं लिखा था उसको लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ जाएगा लिमिट एक्स हमारा कहाँ टेंड कर रहा है 1 प्लस पे, एफ एक्स इसी को लिखेंगे लिमिट एच कहाँ टेंड पे आएंगे 0 पे, एफ 1 क्या है 1 प्लस एच। वैल्यू पुट करना चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए अब कौन सी फंक्शन लेंगे हम लोग, अब कहाँ आ गए बड़ी क्वांटिटी 1 में ऐड किए हैं 1, तो एच ऐड कर रहे हैं, तो यानी ए हमारा क्या था 1 था, एक जगह पर 1 प्लस एच कौन सा आ रहा है, इधर वाला रीजन आ रहा है, इस रीजन में कौन सा फंक्शन है 4x प्लस 3। तो यहाँ रखेंगे, अब क्या रखेंगे हम लोग 4x की जगह क्या रखना है 1 प्लस एच रखना है प्लस 3। अब देखिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, एक बार बता दिए हैं। तो अब यहाँ से हमारा आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 4h प्लस 3। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 4, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4h। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 4 इंटू 0, निकल के आएगा 7। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट आ रही है वो 7 आ रही है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, देयरफॉर इसीलिए द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि 1 पे। अब कंटिन्यूस की बात करें, क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो अगर एग्जाम में पूछा है वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए तो निकालिएगा, अगर नहीं पूछा है, केवल इतना ही पूछा है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग फंक्शन कंटिन्यूस की बात हम नहीं किए थे क्या, कि कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए, हाँ किए थे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर हो जाने चाहिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो इसके अगर मान लीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर ही हो जाता है, या तो इसके बराबर हो गया तो इसके बराबर होगा अगर निकालेंगे तो, या एफ ऑफ 1 अगर निकालेंगे, मान लीजिए इसके बराबर होगा इसके बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम तभी कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर कभी भी आपको मिल जाए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट
बराबर नहीं है तो उसको हम बता देंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस, लेकिन तब भी निकाल लेते हैं। चलिए नाउ अब निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ वन। अब देखिए पॉइंट वन पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे इसको ध्यान में रखेंगे। वन पे हमारा कौन सा फंक्शन होगा, एक्स इक्वल टू वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसको लिखेंगे यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर यानी कि वन और माइनस वन। इस केस में क्या आएगा, टू माइनस वन, यहाँ से क्या आ जाएगा वन। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है आपकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली, या फिर से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इसीलिए कह सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन तो है ही यहाँ पे, या ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए द फंक्शन जो हमारा एफ एक्स है इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितने पे, वन पे। तो आपने देख लिया कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाला जाता है, और कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अगर एग्जाम में अगर नहीं पूछा है वैल्यू ऑफ फंक्शन तो डायरेक्ट आप यहीं से लिख सकते हैं, इसके नीचे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, जस्ट इसके नीचे ही लिख सकते हैं आप लोग कि द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डज नॉट सॉरी इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं है तो आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन पूछा है अगर एग्जाम में वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बताइए तो आप निकाल दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछने हैं और दो ही क्वेश्चन एक यूनिट से पूछे जाते हैं, टोटल चार पूछे जाते हैं लेकिन करना दो ही होता है, इस वजह से। और थ्योरम से बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में शायद पूछी गई होंगी कि लिमिट बताइए इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। डिरिचलेट फंक्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया होगा फर्स्ट ईयर में। चलिए एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग करिएगा उसको। एग्जाम्पल नंबर 2 ये आप लोग के लिए है, नंबरिंग जरूर कीजिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। चलिए लिखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, लेट एफ एक्स बी डिफाइन, किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू हमारा 4x माइनस सेवन, 4x माइनस सेवन तब जब x क्या है हमारा 2 से बड़ा है। एंड दूसरा हमारा दिया हुआ है 5x प्लस 4 कब दिया गया है हमारा ये x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। और इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डज लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू कितने पर, 2 पे। एंड सेकेंड पूछा गया है इसी में इज एफ एक्स इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो ये दोनों चीज़ें आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक तो बताएं ठीक इसी प्रकार आपको करना है, लिखने का फॉर्मेट वही रहेगा, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा दें इसको। चलिए कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि केवल छोटी छोटी चीज़ें ही बता दी गई हैं, उसके आगे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
अब हम लोग कुछ अब हम लोग देखेंगे कि कुछ फंक्शन को देखेंगे, कौन से फंक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं, जिसका यूज अभी हम लोग देखेंगे कि लिमिट कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। लिमिट निकालना तो नहीं देखेंगे यहाँ पर, लिमिट आप लोग निकाल लीजिएगा उसका, लेकिन देखेंगे किस तरीके से डिफाइन होता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया, ब्रैकेट फंक्शन हो गया, ऐसा चीज़ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अपना वही सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स वहाँ चले जाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन, या लिखिए कुछ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में देखेंगे तो फर्स्ट लिखिएगा इसमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है वो आप लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स होता है इस तरीके से। उन सारी चीज़ों के बारे में चेक करेंगे, ठीक। तो मॉड ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि मॉड ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक, तो इसी को कहा जाएगा मॉडुलस फंक्शन। और किस तरीके से इसका रेंज या डोमेन डिफाइन होता है ऐसे बताते हैं। तो जो इसकी वैल्यू आएगी मॉड ऑफ एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो ये जो मॉड ऑफ एक्स है कब एक्स के बराबर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कब एक्स के बराबर होगा, जब हमारा एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो हो। क्लियर है, एक्स कब बराबर होगा, जब एक्स हमारा क्या हो ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। और एक्स हमारा माइनस एक्स के बराबर कब होगा, जब हमारा एक्स क्या हो जाए लेस देन जीरो। ऐसा कैसे लिखा गया इस बात को ध्यान रखें। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन में कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी लिखे नेगेटिव क्वांटिटी लिखे वो क्या करता है पॉजिटिव। यानी अगर हम इसमें -2 डालते हैं तो क्या देता है 2, अगर इसमें -3 डालते हैं तो क्या देता है 3, इसमें अगर हम 3 डालते हैं तो ये देता है 3, अगर 4 रखते हैं तो क्या करता है 4। किसी भी क्वांटिटी क्या करता है पॉजिटिव बना देता है, ठीक। तो अगर ये मॉड ऑफ एफ एक्स है, देखिए एक्स इक्वल टू हमारा क्या था, एक्स की वैल्यू हमने जब -2 रखा, एक्स इक्वल टू हमने क्या रखा -2, तो -2 क्या है, ये हमारा एक्स इक्वल टू -2 है। तो -2 क्या है, जीरो से बड़ा है छोटा, जीरो से छोटा है। तो इस केस में जो हमारा मॉड एफ एक्स निकल के आना चाहिए, अगर एक्स हमारा क्या है -2 है तो यानी एक्स क्या है हमारा निगेटिव है, यानी जीरो से छोटा है। यानी यहाँ पता चला एक्स हमारा क्या है जीरो से छोटा है। तो जीरो से जब छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन लेना है हमें -x, यानी -x रखना है। तो -x क्यों रखे हैं, और x की वैल्यू हमने क्या लिया था -2, तो माइनस पहले से है और x की वैल्यू क्या रखेंगे -2, तो आप देख रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है 2। इस वजह से इस तरीके से डिफाइन होता है। समझ में आ गया सभी को। एक बार और समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम x इक्वल टू ले रहे हैं 3, ये क्या है जीरो से बड़ा है, क्या है जीरो से बड़ा है, यानी x हमारा क्या है जीरो से बड़ा है। तो मॉड ऑफ एक्स क्या डिफाइन होगा हमारा x ही डिफाइन होगा। तो x की वैल्यू हमने क्या लिया है 3, तो यानी 3 पुट कर दिए। तो आप देख रहे हैं 3 यहाँ भी आया, -2 यहाँ भी आया। क्लियर है। अब जीरो की बात करें, x इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो जीरो क्या है जीरो के बराबर है, तो अगर जीरो होगा तब भी क्या लेना है x, यानी मॉड ऑफ x हमारा क्या लेना है x लेना है। तो x की जगह क्या रखेंगे जीरो, तुम्हारा क्या आएगा जीरो। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी यहाँ से कह सकते हैं, या ऐसे हटा दीजिए इसको जीरो, अब यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर जीरो होगा कब, जब हमारा x इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा मॉड ऑफ एक्स डिफाइन। क्लियर। अब चलिए दूसरे फंक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि लिमिट और कंटिन्यूटी इन्हीं सारी चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। जैसे आप लोग अभी पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए फंक्शन के बारे में। सेकेंड फंक्शन लिखिए, अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स हो जाए, तब एक किस तरीके से डिफाइन होता है उसको देख लेते हैं। तब हमारा एक्स ऑफ अपॉन एक्स क्या होगा 1 के बराबर होगा कब, जब हमारा एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन जीरो। और एक्स अपॉन एक्स हमारा जीरो कब होगा, जब हमारा एक्स क्या हो जाए जीरो। देखिए ये वाली जब वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि हम जीरो ही लें। अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तो हम 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, अपनी इच्छा से ये वाली वैल्यू हम चूज कर सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ पर जीरो जैसे पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम एक वैल्यू खुद से डिफाइन कर देते हैं कि हम एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तो हम जीरो लेंगे यहाँ पर। अगर एक्स इक्वल टू मान लीजिए हम 10 ले रहे जीरो ले रहे हैं तो हम यहाँ 10 भी ले सकते हैं कि हम एक्स इक्वल टू ऐसे डिफाइन करते हैं जीरो, या जीरो की जगह हम ले रहे हैं 10। तो इस तरीके से आप अपने से ये जीरो वाली चीज़ पर डिफाइन कर देते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम क्या ले रहे हैं इसकी वैल्यू जीरो, इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा एक्स इज लेस देन क्या होता है जीरो, तो हम यहाँ क्या लेते हैं -1। अब कैसे इसको निकाल के देखेंगे, देखिए जैसे हम एक्स इक्वल टू ले लिए -1,
हमने क्या लिया, एक्स इक्वल टू -1। -1 क्या है, 0 से छोटा है, यानी एक्स क्या हो गया, 0 से छोटा। अब चलिए इसमें पुट करिए, तो एफ एक्स इक्वल टू मार्ड ऑफ एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, एक्स। एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स क्या 0 से छोटा है, तो मार्ड ऑफ एक्स क्या निकल के आता है, जब एक्स हमारा छोटा होता है 0 से, तो एक्स क्या आता है, -x, यही आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -x, और हमारा क्या है, एक्स रहेगा ही, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, -1। तो यहाँ से क्या बचा, जब हमारा एक्स क्या हो, 0 से छोटा हो, तो क्या आना चाहिए, -1, तो ये आ गया। अब मान लीजिए पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू मान लीजिए 2 ले रहे हैं, तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है सभी को। तो 0 से बड़ा है, तो एफ एक्स इस केस में क्या आएगा, मार्ड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो एक मार्ड ऑफ एक्स हमारा एक्स ही रहेगा, और एक्स हमारा नीचे है ही, तो क्या आएगा 1। तो इस केस में हमारा ये वही वैल्यू आ गई, कब, जब हमारा एक्स 0 से बड़ा है। अगर एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, तब इस केस में हमारा जो क्या आएगा, एफ एक्स, तो आएगा मार्ड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा 0/0 करके आएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, डिफाइन कर रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं एक्स इक्वल टू जब 0 होगा, हमारी वैल्यू हमको अपने खुद से स्वेच्छा से इसको रख रहे हैं 0 डिफाइन करने के लिए, तो इसको हमने खुद से लिया है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसको हमने कैसे लिया है, खुद से लिया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया कि क्यों लिया है ऐसा, क्योंकि ताकि हमारा फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। तो कभी भी रेंज की बात की जाए तो 1 0 1 -1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला फंक्शन हो गया। थर्ड, अब हम बात कर लेते हैं ब्रैकेट फंक्शन की। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, ब्रैकेट फंक्शन, इसी को कहा जाता है ब्रैकेट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी जो वैल्यू आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, एक्स इक्वल टू हमारा एक्स आएगा कब, जब हमारा क्या हो जाए, एक्स इंटीजर, एक्स हमारा क्या हो जाए, इंटीजर, एक्स इज इंटीजर। और यक्स, अब यक्स हमारा क्या आएगा, यहाँ पर इसको देखेंगे, हम ले रहे हैं कि जब हमारा यक्स क्या लाई करे, दो इंटीजर के बीच में लाई करे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, यक्स लाई कर रहा है एक, कोई इंटीजर लीजिए, दो इंटीजर के बीच में, यन, इधर ले रहे हैं यन -1। यक्स किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, कोई भी नंबर किन्हीं दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। अगर हम कहते हैं कि 3.5, सॉरी 3.5, ये दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा कि नहीं, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4, तो 3.5 इधर कहीं बीच में लाई करेगा। कोई भी नंबर किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, तो इन दो बीच में लाई करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस जो हमारा ये है, अगर इसको हम कह दें यन, तो ये हमारा क्या हुआ, यन -1, क्योंकि 4 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो क्या आएगा 3। ठीक, दो इंटीजर बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, 1, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से अगर ये दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, तो कौन सा इंटीजर आएगा, जो छोटा वाला होगा, तो यानी n -1 आएगा। यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, वेयर n बिलोंग टू कहाँ पर, जेड। जो हमारा n बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से हमारा ये डिफाइन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो डिफाइन होता है x की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन, सॉरी, मॉड ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, अगर x हमारा इंटीजर होगा तो क्या आ जाएगा, वो खुद वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने रखा है इसमें 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ही आ जाएगी। अगर इसमें हम रखा 3.5, अब 3.5 है, तो 3.5 को देखेंगे कितने दो, कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। मान लीजिए 3.5 ये है, तो किसके बीच में लाई करेगा, 3 के एंड 4 के बीच में लाई करेगा। तो हमें वो वाला इंटीजर लेना है जो छोटा हो, तो कौन सा छोटा है, 3, तो 3 छोटा है, तो हम उसको ले लेंगे 3। समझ में आया सभी को। तो कौन सा इंटीजर लेना है, ये वाला। और इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्यों कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए। इसका मेन जो डिफिनीशन होता है, ये तो हम केवल बेसिक बता रहे हैं, थोड़ा सा पूरा डिफिनीशन नहीं बता रहे हैं, उसको देखिए ध्यानपूर्वक। कहा जाता है कि जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन
आर इक्वल टू एक्स। इस तरीके से हमारा डिफाइन होता है मॉड ऑफ एक्स। अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू की बात करें तो हमारा इस तरीके से जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो ए आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स। यानी कि अगर हमारे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, यानी जैसे हमने लिया 5, तो 5 से छोटे जितने भी होंगे, 5 हमारा एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या है 5, तो इससे छोटा आर इक्वल टू लिखेंगे। तो इससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, तो 5 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होंगे, 4, 3, 2, 1, बहुत सारे इंटीजर होंगे। लेकिन इन सभी इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 4। तो इन छोटे इंटीजरों में जो सबसे बड़ा इंटीजर है उसको लेना है, ये इसीलिए कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम दिया गया है। यानी छोटों में जो सबसे बड़ा है उसको चूज करना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 5.5, तो 5.5 है, तो इससे छोटा लेंगे, एग्जैक्ट इक्वल टू था तो इससे हम किसको लेंगे, डायरेक्ट 5 को ही लेंगे। इक्वल टू की साइन है तो यहाँ पर 5 भी आएगा, ठीक, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। तो 5, 4, 3, 2, 1, तो इसको किसको चूज करेंगे, 5 को। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा, 5 से छोटा कौन सा इंटीजर होगा, 5 होगा एक 5.5 से, और 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, और बहुत सारे इंटीजर्स होंगे। लेकिन लेना कौन सा है, बड़ा वाला, तो बड़े वाले इंटीजर को चूज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आया सभी को, तो वही यहाँ पर बताया गया, तो इसको हम इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दिए। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ठीक, क्लियर है सबको। जैसे अभी यहाँ पर वैल्यू पुट करके दिखा रहे हैं, जैसे हमने 3 लिया, तो 3 लिया तो एग्जैक्ट 3 ही आएगा इसके अनुसार, क्योंकि 3 हमारा क्या है, इंटीजर है। अगर हमने लिया 3.5, अगर 3.5 ले लिया, अगर यहाँ पर ले लिया 3.5, क्या लेंगे, 3.00001। अब देखिए जो नंबर है किसके दो क्वांटिटी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि जब हमारा एक्स क्या हो, इंटीजर नहीं है, तब उस केस की बात की जा रही है। वही बताया जा रहा है जब हमारा एक्स इंटीजर नहीं है। यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। यन हमने क्या कहा कि यन हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, तो एक्स अगर इन दोनों के बीच में है तो इंटीजर नहीं है। तो 3.4 है, तो इसको क्या देखेंगे किस किस के बीच में लाई कर रहा है। 3.1 कहाँ लाई करेगा, एक तो 3 होगा, एक 4, इन्हीं के बीच में लाई करेगा, तो अगर लगभग इधर नज़दीक में होगा हमारा क्या, 3.000 कितने जीरो है, 4, 1, तो इनके बीच में लाई करेगा। तब जो वैल्यू निकल के आएगी, तो जो छोटा वाला इंटीजर इधर होगा पास में, इधर से देखने में तो लगता है छोटा, लेकिन इसके छोटे नीचे और भी तो इंटीजर्स हैं, इधर 2, यहाँ क्या है 1, 0, इस तरीके से। तो इन सभी इंटीजरों में सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, 3 होगा, तो हम 3 को चूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इन दो इंटीजरों से बात की जाए, इसके आगे वाला इंटीजर, इसके पीछे वाला इंटीजर, जिन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, उनमें से कौन सा लेना है, तो छोटा वाला लेना है, ठीक। तो यहाँ पर 3.11 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। अगर ऐसे बात करें माइनस में, -3.001 की, तो कौन सा आएगा, -3 आएगा। बहुत लोग कहेंगे यस -3 रॉन्ग है। देखिए -3.000 दो ही जीरो है, 1, इन किन दो इंटीजरों के बीच में लाई कर रहा है। तो लाइन पे बनाएंगे तो यहाँ हमारा -3 होगा, यही होगा -3। अगर ये -3 है तो -3.001 कहाँ आएगा, इसके आगे इधर आएगा, बताइए किधर आएगा, इधर आएगा ना, तो ये इधर कहीं लाई करेगा हमारा -3.001, और इसके इधर क्या आएगा, -4। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये 4 वाला, तो किसको लेना है, -4, यानी इस केस में हमारा क्या आएगा आंसर, -4। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलिए, यही बेसिक चीज़ें थे, तो इसको लिख लीजिए। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 को अच्छे से पढ़ेंगे। और जो पहला थ्योरम है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आईडी लिख लीजिए, टेलीग्राम आईडी क्या ग्रुप का है, तो ग्रुप लिखिए, SAN सारे स्मॉल में रहेंगे, MATHS79। और व्हाट्सएप नंबर जिसको भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 9936531453। दूसरा है 8808 43873 ये व्हाट्सएप नंबर केवल है, इस पर व्हाट्सएप एंड कॉल दोनों भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी पूछना होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे बताया गया प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ताकि नोट्स के लिए आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। बाकी टेलीग्राम पे नोट्स हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा।
बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।